नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना की पूरी कवायद अब अस्तित्व को बचाने के लिए शुरू हो गई है। शिवसेना की ओर से पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम के दुरुपयोग को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है। दरअसल खबर आई थी कि गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के 38 बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसका नाम शिवसेना बाला साहेब हो सकता है। खास बात यह है कि बागी गुट के साथ 10 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। स्थापना के 56 साल बाद शिवसेना इस समय सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। ऐसा किसी पार्टी में कम ही देखने को मिलता है कि एक और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही हो और दूसरी ओर बागी गुट के विधायकों की मीटिंग। शनिवार को मुंबई में जब उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की कार्यकारिणी में ललकार रहे थे, तो दूसरी ओर गुवाहाटी में नई शिवसेना बनाने की रणनीति तैयार हो रही थी। मुंबई के शिवसेना भवन में जारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि बाला साहब के नाम का दुरुपयोग न हो। इसके लिए शिवसेना चुनाव आयोग का रुख करेगी। इससे पहले कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, लेकिन अब वो दास हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे में हिम्मत है तो वे अपने पिता के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। आने दो मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। देखिए, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं, और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है, और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये न मान्य करना ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। 2/3 बहुमत हमारे पास है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी क्या कही, कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे, और हमारा अलग गुट रहेगा, क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा है कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। सियासी संग्राम के बीच बागी गुट के विधायकों ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है, और एकनाथ शिंदे, सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि एकनाथ शिंदे रात को गुवाहाटी से निकले थे और दिल्ली गए, और दिल्ली के बाद बड़ौदरा भी गए। और ये भी खबरें लगातार सियासी गलियारों में फैल रही हैं कि शिंदे की मुलाकात फडणवीस के साथ गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। तो अब देखना होगा कि क्या आखिर शिंदे चाहते हैं, क्या पीछे जो भूमिका में बीजेपी है क्या वो चाहती है। और जिस तरह शिवसेना लगातार उग्र हो रही है और शिवसैनिकों को उग्र करने का काम संजय राउत कर रहे हैं, वो कहां पर शिवसेना को लेकर क्या सब होता है महाराष्ट्र में, ये सब और महाराष्ट्र के इसी सियासी संकट पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा बीजेपी से, भरत प्रजापति कांग्रेस से, इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। भरत प्रजापति जी,
क्या चल रहा है? महाविकास आघाड़ी तो अब बिल्कुल वेंटिलेटर जैसी सिचुएशन में है और आप दावा कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी, तो अब कुछ किस स्थिति में ये आप ही बता दीजिए। हाँ, नमस्ते त्रिशूल जी। देखिए, ये 5 दिन हो गए करीबन इस चर्चा को। 5 दिन से महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार चली रही है, लोगों के काम हो रहे हैं। अरे कहाँ चल रही है? देखिए ये बातें मत किया कीजिए भरत जी। कहाँ चल रही है सरकार? सरकार कहाँ चल रही है? सुनिए, पूरी बात तो हो जाएगी। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो लीजिए। नहीं, आपने कहा लोगों के काम हो रहे हैं। ये थोड़ा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया आपने इस वाक्य में। इस वाक्य में अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया आपने, ये कह के कि लोगों के काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं लोगों के? सरकार का काम हुआ पड़ा है, आप कह रहे लोगों के काम हो रहे हैं। नहीं, अरे मैं यही बोल रहा हूँ त्रिशूल जी, अगर एकनाथ शिंदे जी के पास में इतनी बड़ी ताकत है तो महाराष्ट्र से दूर क्यों बैठे भाई? महाराष्ट्र में आके ही बात करें ना। अगर आप बहुत बड़े ताकतवर नेता मान रहे हो आप 40 विधायक को कहीं से खरीद फरोख्त कर लेके गए हो, तो आप महाराष्ट्र की धरती पर आकर बात करो ना। आप क्यों तुरंत से गुवाहाटी भाग रहे हो? आप क्यों गुवाहाटी से अहमदाबाद, बड़ौदा भाग रहे हो? क्यों आप दिल्ली भाग रहे हो? आप महाराष्ट्र की धरती पर आकर बात करो, जहाँ पर आपको जनता की सेवा करना है। और रही बात शिवसेना के शिव सैनिक कैडर बेस्ड पार्टी है, आज भी वो जो विधायक गए हैं उनको चुन के लाने का काम यहाँ के शाखा प्रमुखों ने, यहाँ के जिला अध्यक्षों ने और वहाँ की महिला, काफी इनकी कैडर जो महिला है उन लोगों ने काम किया हुआ है। भावुकता तो रहेगी ना। आप धरती पर आकर बात तो करिए। आप महाराष्ट्र की धरती पर आकर राज करना चाहते हो, महाराष्ट्र पर दूसरे लोग आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं, तो आप तो कंधा दे ही रहे हो। तो आप महाराष्ट्र की धरती पर आकर बात करिए। आप दूर आप इतनी अपने आप को ताकतवर मान रहे हो, इतना बात कर रहे हो। महाराष्ट्र सरकार ने आपके लिए हर दरवाजा खुले कर। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने, मैं आऊँगा एक बार आऊँगा, क्रम पूरा हो जाए। खेमचंद शर्मा जी, आप तो बिल्कुल बेदाग हैं और आपका तो कोई लेना देना है नहीं, और दूर दूर तक कहीं किसी तरह से आप तो इसमें है भी नहीं प्रकरण में। फिर भी हमने सोचा कि बीजेपी से तो कम से कम सवाल पूछा ही जाए। क्या लग रहा है ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है? आप कहीं हैं नहीं, लेकिन फिर भी अब मान लीजिए कोई सरकार बनती है तो आप तो राजनीतिक दल हैं ही, जैसा कि मैं लगातार 4-5 दिन से सुन रहा हूँ, तो क्या हो सकता है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, सभी संभावनाएं और कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी शिवसेना में 2 गुट हैं, एक गुट शिंदे साहब का है, दूसरा उद्धव ठाकरे जी का है। और शिंदे साहब जी के साथ जैसा वो क्लेम कर रहे हैं 50 के आसपास उनके पास विधायक हैं, 40 के आसपास शिवसेना के विधायक हैं, बाकी उनके पास इंडिपेंडेंट हैं। तो वो संख्या देखते हुए तो लगता है कि शिंदे साहब इस समय शिवसेना के असली नेता है और उद्धव ठाकरे भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही निष्पक्ष जवाब दिया सभी चीजों के बीच में जी, बहुत ही निष्पक्ष तरह का जवाब दिया आपने जी। और इस समय लेकिन हिंसा का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। और अब ये कहते हैं खरीद फरोख्त, तो खरीद फरोख्त 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, पूरी पार्टी तो नहीं खरीदी जा सकती। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो तोड़ी तो जा सकती है, खरीदी तो नहीं जा सकती। शिवसेना नहीं आ रही थी आपके काबू में, तो आपने अधिक खरीदने का बात कर, हमें तोड़ना होता तो हम पहले तोड़ लेते। लेकिन 2.5 साल जिस तरीके से सरकार चली, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी, सोच थी, रीति नीति थी, उसको तिलांजलि दी गई। जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स होती है, पूर्ण रूप से शिवसेना का कांग्रेसीकरण करने का काम किया गया। और जो शिव सैनिक जो दुखी थे, पीड़ित थे, इन सारी चीजों को सहन नहीं कर पा रहे थे। जब वो मिलने जाते थे तो उनको ना तो मातोश्री में कुछ नहीं दिया जाता था और ना ही मुख्यमंत्री आवास में। तो मुख्यमंत्री जी तो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं रह गए थे, क्योंकि उनको लगता था शिव सैनिकों से मिलेंगे, फिर से ये बोलेंगे कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा क्यों बंद कर रहे हैं, आप लाउड स्पीकर क्यों बंद नहीं करा रहे हैं, आप साधुओं की हत्या पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे व्यक्ति को एमपी बनने दे रहे हैं जो हिंदुओं को हमेशा गाली देता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने सीएम बने रहने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और उसी का परिणाम ऐसा हुआ कि शिव सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। शिव सैनिकों ने उनसे मांगा भी क्या है, मांगा भी ये है कि आप अपनी जो रीति नीति है बाला साहब की, उस पर वापस आ जाओ, आप तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दो। लेकिन वो तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। अब उनका इंटरनल मैटर है, अब किस तरीके से आपका तो इसमें कोई मतलब है नहीं बिल्कुल भी। ये तो बहुत
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी संवैधानिक ड्यूटी कर रही है, करती रहेगी। विपक्ष के नाते हमने वहां पे महाराष्ट्र के हित के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। अभी भी जब भी संवैधानिक ड्यूटी निभाने का समय आएगा, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक ड्यूटी निभाएगी। हमारी जो लीडरशिप है वो इस पे निगाह रखे हुए है, उचित समय पे उचित निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए करने को कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, ये जब मैं तो कोई ये भी पहले पक्ष ही मैं आएगा तो हमारे खुद पास, तो ही भारतीय बोल जनता चुका था पार्टी ये निर्णय लेगी। खेमचंद जी, ये तो मैं खुद ही बोल चुका था कि बीजेपी का तो कोई लेने देना है ही नहीं। आपने क्यों बोला? ये तो आप मैं ही बोल 2 चुके बार थे, लेकिन हमें अपनी बात अपने मुंह से भी ठीक, रखनी जरूरी है। ठीक है, ठीक है, लोग समझ भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं आपका लेना देना नहीं है। इंदुकांत जी, एक बात निकली है आज शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक से कि वहाँ उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। संजय राउत ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर, शिवसेना के बाप के नाम पर चुनाव न लड़ें, वोट न मांगें। उन्हें चुनाव लड़ना है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांगें। तो इसका थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए, और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इसका भी थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए। और आप कैसे करेंगे? धर्म संकट में हैं आप भी, कि फिर भी अब ये सवाल तो मैं आप ही से पूछूंगा, क्योंकि विश्लेषक आप ही हैं, तो आप ही विश्लेषण करेंगे। नहीं चंद्रशेखर जी, आपने सवाल में ही अपने बहुत और आपके दर्शक पूरे देश में इस बात को स्वयं समझ जाएंगे आपके पत्रों के माध्यम से। और बड़ी बात देखिए, जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट भरत प्रजापति जी ने कहा, मैंने इसे लिख दिया उनके स्टेटमेंट को, कि महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और अपना काम भी कर रही है, जनता का काम भी कर रही है। देखिए कितने अच्छे से काम हो रहा है महाराष्ट्र में। जगह जगह जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, पुलिस के संरक्षण में वहाँ पे उनके ऑफिस, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, तोड़ा जा रहा है। जो सरकार का नियमित मतलब दैनंदिन काम है सुशासन का, वो सारे काम चल रहे हैं। और इससे अच्छा सरकार चलने का कोई सबूत हो सकता है क्या चंद्रशेखर जी? और कितने प्यार से उन्होंने कहा कि सरकार चल रही है और जनता का काम कर रही है। जनता के हित के जो सबसे बड़े काम है, जो अस्वस्थ लगातार रहने वाले उद्धव ठाकरे जी के समय में हुए हैं, वो आज दिख रहे हैं, कल दिख रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से जो उन्होंने कहा, बड़ी तेज गति से सरकार काम कर रही है। इससे पता चलता है कि सरकार किसके इंटरेस्ट में और कैसे काम कर रही है। अब जो आपने कहा कि भाजपा का क्या हाथ है क्या नहीं हाथ है, हमारे यहाँ एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, थोड़ा सा उसके शब्द उतने अच्छे नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि घर फूटे और गंवार लूटे। तो देखिए, अगर आपके घर में टूट होगी और राजनीति ऐसे अपॉर्चुनिटीज को उपयोग करने का नाम है, तो जो विपक्ष में बैठा है वो चूड़ी पहन करके, माला लेकर के जब तक तो नहीं रहेगा, वो उसका सदुपयोग करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये भाजपा ही ऐसा कर रही है। आखिरकार भाजपा और शिवसेना में किसी बात को लेकर अनबन हुआ तो उसका लाभ सीधे सीधे कांग्रेस और एनसीपी ने उठाया, और बिना जनादेश प्राप्त किए सत्ता का उपभोग कर रहे हैं 2-2.5 साल से। तो वहां पे भी देखिए वही बात हुई, जब आपस में फूट पड़ी तो उसका लाभ उठाया उन लोगों ने जिनको जनादेश शायद मिला था विपक्ष में बैठने का। 106 सीटें जीत कर करके वहां पे भाजपा विपक्ष की राजनीति कर रही है, और 56 सीट लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, और बाकी 44 सीट और 61 सीट लेने वाले सरकार में शामिल है, बड़े बड़े पदों पे हैं। और सरकार तो इतनी अच्छी चल रही है कि 2-2 जेल में विराजमान बड़े मंत्री, जो पूर्व उसमें एक गृह मंत्री भी हैं, वो लोग जो है अंदर से ही मंत्री बने हुए हैं। तो अगर इतनी आदर्श सरकार किसी राज्य में चल रही हो और उसमें विपक्ष कोई आवाज नहीं उठा रहा हो भाजपा कि ऐसे लोग कैसे मंत्री बने हुए सरकार में, तो इससे ज्यादा आदर्श सरकार की आप कल्पना कर सकते हैं, जिसकी बात भी भरत प्रजापति जी कह रहे थे। तो देखिए, और जो कल की बातें सामने आई हैं कि जिस तरह से एक उड़ान चली गुवाहाटी से और दिल्ली होते हुए बड़ोदरा पहुंची, और दूसरी उड़ान मुंबई से चली और इंदौर होते हुए बड़ोदरा पहुंची, और लोगों की मीटिंग भी हो गई। तो अगर इसमें सच्चाई सामने आती है तो आप समझ सकते हैं कि किसका किस इन पूरी चीजों में हाथ है नहीं है। और मेरा ये मानना है चंद्रशेखर जी कि जब राजनीति एक बड़ी डायनामिक चीज है, डायनामिक स्थिति को राजनीति कहते हैं, अगर इसमें मौका दिया है सत्ता पक्ष ने
तो विपक्ष उसका उपयोग चाहे फ्लाइट से जाके करे, चाहे फोन पे करे, चाहे उनके विधायकों को अपना शरण देके करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा जो अभी कह रहे थे भरत प्रजापति जी, और मैंने सुना प्रियंका चतुर्वेदी जी जो प्रवक्ता हैं, संजय राउत जी, आप शब्दों का उपयोग देखिए, शिवसेना आग है, कुछ करोगे तो आग लगेगी, और अगर स्तंभ है तो महाराष्ट्र में आके राजनीति करे। ये सब शब्दावली देखिए कितना सौम्य राजनीति के परछाए। आखिर उन्हीं के विधायक, नहीं 56 विधायकों में से अगर 42 विधायक, इंदुकांत जी, 33 विधायक जी, इंदुकांत जी, ये महाभारत के युद्ध की तरह है। अब संजय जिसके साथ है, समझ लीजिए उनके साथ कौन कौन है। ठीक कह रहे हैं। देखिए, और संजय ने ये काम किया है, संजय ने किस किस को धृतराष्ट्र बना दिया है, ये काम संजय राउत ने किया है बढ़िया से। केवल अंतर हम इसमें इतना ही देखते हैं कि वहां संजय को जो शक्ति दी थी वेद व्यास ने, व्यास जी ने, वो दी थी जैसा देखें वैसा बताने के लिए। यहाँ संजय जी जैसा स्वयं देखते हैं वैसा कहने के लिए और बताने के लिए प्रेरित करते हैं अपने नेताओं को। दो संजय में यही एक अंतर दिखता है, महाभारत के संजय और वर्तमान संजय। ये तो सियासी संजय है ना, ये तो सियासी संजय है, युद्ध के संजय थोड़ी है। और ये देखिए उन संजय ने तो कई जगह पे आप देखे होंगे, देखा होगा अपने महाभारत में, आप तो स्वयं कवि भी हैं, कि कई बार गाइड करने की भी कोशिश की उस समय की तत्कालीन सत्ता को, देखिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। और धृतराष्ट्र को कहानी सुनाते समय उन्होंने जब कई बार सही बात कही तो धृतराष्ट्र ने भी उस बात को माना है संवाद के दौरान। लेकिन जो धृतराष्ट्र की आंखों पे पट्टी थी पुत्र मोह की, जैसे सत्ता की पट्टी अभी है, आप देखें कि मैं स्वयं अभी कुछ दिनों पहले ये चर्चा कर रहा था कुछ जगहों पे कि आप देखें हेमंत विश्व शर्मा जहाँ पे जाकर जिनके राज्य में ये 40 के आसपास विधायक शिवसेना के रह रहे हैं रेडिसन होटल में, वो हेमंत विश्व शर्मा के साथ भी सेम एपिसोड हुआ था कि वो मिलना चाहते थे, मिलने का समय नहीं मिल रहा था, और जब मिलने का समय मिला तो कुत्ता अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे राहुल गांधी। और आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कितने डायनामिक नहीं, उन्होंने कितना भरोसा कायम कर लिया। बीजेपी का मुख्यमंत्री काम नहीं आए, कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया और दूसरी सरकार बनाने में काम पूरा आ रहा है। ये देखिए आप कितनी बड़ी काबिलियत है। और देखिए उनकी कितनी लोकप्रियता है। आज अगर वो कांग्रेस में होते तो कांग्रेस को कितना संबल मिलता नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में। और आप देखें सिमिलरली जो उद्धव जी आज अपना वर्षा घर जो है मुख्यमंत्री का वो छोड़कर निकले, उन्होंने मीडिया को बुलाकर उसको राष्ट्रीय तौर पे जानते थे, उनको पब्लिसिटी मिलेगी, देखने का मौका दिया जनता को, पूरे देश को एक भावनात्मक लोगों को जोड़ने की कोशिश की। इतना सब करने के बाद भी उन्हीं की पार्टी के 55 जो इस समय विधायक हैं उनमें से अगर 40, 42, 45 हम कहते हैं 37 भी विधायक हैं उनके साथ नहीं आ रहे हैं और उनका ऑफिस तोड़ने का लोगों को आप निर्देश दे दिया, वहां पे आगजनी हो रही है। अब उनको कार्यकर्ताओं का आक्रोश कर रहे हैं। आप कल को अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बुला के आपसे पूछ लिया कि आप क्या पार्टी चला रहे थे, कार्यकर्ताओं की भावना का आदर कर रहे थे कि कानून व्यवस्था लागू करने का आप सरकार का दायित्व पूरा कर रहे थे, क्या जवाब उनके पास? बिल्कुल भरत प्रजापति जी एक बात बार बार शरद पवार कह रहे हैं, बार बार की बात, उनको ये बहुत गुस्सा है कि ये पता ही नहीं चला मुख्यमंत्री को कहाँ विधायक चले गए, कहाँ कौन चला गया, क्या हो गया, और आप कहाँ थे, कहाँ सत्ता थी, कहाँ सत्ता के जिम्मेदार लोग कहाँ थे, संजय राउत कहाँ थे जो 24 घंटे आँख खोल के रखते हैं, कहाँ थे संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आप? देखिए त्रिशूल जी, उद्धव साहब ठाकरे ने खुद कहा था कि मैं किसी विधायक को बांध के नहीं रखता हूँ या नहीं कुछ उससे सवालात करता हूँ, इतना फ्री हैंड उनको देके रखा था। अगर उनके साथ सरकार बना रहे, शिवसेना ले जा रहे हैं, नहीं शिवसेना ने तो पूरे रास्ते उनको आह्वान कर दिया कि आप आइए भाई, मैं तो अध्यक्ष पद कर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप आके बात तो करो। एक विधायक भी बोल देगा कि आप इस चीज के लिए नहीं हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब पूरे रास्ते दरवाजे अगर आपके लिए खुले रखे फिर भी आप नहीं आ रहे हो
तो कहीं ना कहीं आप वहाँ बैठकर अपनी ताकत दिखाओगे तो वैसा तो नहीं होगा ना। आप महाराष्ट्र की धरती पर राज करना चाहते हो, आप महाराष्ट्र के अंदर जनता की सेवा करना चाहते हो, तो आप यहाँ इस धरती पर आकर बात करिए ना। अच्छा, ये आपके महाविकास पास- अघाड़ी नहीं, टूट गया तो आप क्या करोगे? आपके पास तो क्या काम रहेगा फिर महाराष्ट्र में? नहीं काम क्या, हमारे पास जनता का काम है, हम ऐसे ही जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। जनता के मुद्दे आज भी हम उठा रहे हैं। जिस हिसाब से ये अगली भी योजना लेके आए हैं, 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए, अब इसमें प्राइवेट एक पैरेलल आर्मी बनाने का काम कर रहे हैं। एक बाजू इनकी आरएसएस की आर्मी बनेगी और एक बाजू इनकी अडानी की आर्मी खड़ी हो जाएगी। ये देश को इस तरह से विभाजित की ओर लेके जा रहे हैं। महाराष्ट्र बचा नहीं, लो, देखिए अभी आप महाराष्ट्र ये बचा लो, ये तो बाद में हो लेगा। ये तो इस पे ये स्टेटमेंट तो बाद में जारी कर लेना आप। अभी महाराष्ट्र में देखो क्या हो रहा है भरत जी। देखिए सत्ता की लालच होती तो हेमंत बिस्वा जी के साथ में भी हमारे नेता कुछ साठगांठ कर लेते। देखिए बात समझिए, जनता के मुद्दे जहाँ होते हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी आज भी खड़ी है, पहले भी खड़ी थी और आने वाले दिनों में भी खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ सत्ता की भूख है और सिर्फ सत्ता में बने रहना ही चाहती है, ऐसा नहीं। आज भी हमारे काफी कार्यकर्ता नेता सब जनता के मुद्दों पे काम कर ही रहे हैं। और ये हमने थोड़ी कहा था 2 करोड़ रोजगार देते, ये हमने थोड़ी कहा था कि भाई नोटबंदी बंद होने के बाद में आपके घर के अंदर नकली नोट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बात अलग मत ले जाइए आप। महाराष्ट्र के सियासत बात रहने दीजिए अभी। महाराष्ट्र में ही बात हो रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। वही कह रहा हूँ बार बार के एकनाथ शिंदे जी अगर बहुत बड़े ताकतवर नेता बन गए हैं तो महाराष्ट्र की धरती पर आप आकर बात करें ना, क्यों नहीं आप? वही मैं कह रहा हूँ कि आप दूर दूर से पत्र व्यवहार कर मीडिया में आकर कुछ भी बयान दोगे वो व्यवहारिक नहीं है ना। आपके पास ताकत, आप आइए ना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ बात करिए। ठीक है, वो तो 28 जून तक वहीं रहेंगे। खेमचंद शर्मा जी, संजय राउत तो लगातार शिव सैनिकों को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं आग है, और उसके बाद संजय राउत के बयान के बाद लगातार जो शिव सैनिक है वो आक्रामक होते जा रहे हैं। क्या लगता है कि एक तो महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई होकर रह गया है, बाकी तो कोई बात चल नहीं रही है महाराष्ट्र की, तो क्या लगता है कि ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रही है? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डर है। अगर उद्धव ठाकरे जी पार्टी बचाना चाह रहे होते, उद्धव ठाकरे जी अपने लोगों को साथ में सुने लाना चाह रहे होते, तो हिंसा के उतारू नहीं होते या हिंसा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते नहीं। हिंसा करके आप साथ में नहीं ला सकते, बल्कि और विघटन पैदा कर रहे हैं। अगर आप उनकी जो वैलिड डिमांड है उसको मान लेते, आप हिंदुत्व पे आ जाते, लोगों से माफी मांग लेते कि मैंने 2.5 साल अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की, कांग्रेस के दबाव में कांग्रेस की तरह मैंने व्यवहार करने का कोशिश किया, तो लोग समझते, लोग मानते, शायद माफ भी कर देते। लेकिन वो एग्रेशन तो ठाकरे वाला दिखाते हैं, लेकिन जो व्यवहार है वो बाला ठाकरे वाला नहीं है, तो व्यवहार कांग्रेस वाला है, तो ये चीज तो चलेगी नहीं। और इसीलिए उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अभी अपनी पार्टी की मीटिंग बोली तो उनके पास 16-17 से ज्यादा विधायक नहीं है। ये दिखाते हैं कि उनकी क्या लगती है, क्या इज्जत है पार्टी में, क्योंकि पार्टी में नेता की इज्जत रीतु नीति से होती है, उनके क्रियाकलापों से होती है, उनका व्यवहार से होती है। अगर उनका व्यवहार सही नहीं है तो नेता की कोई इज्जत नहीं होगी। रही दूसरी बात, बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र का एक गांव में लाखों लोग उनके फॉलोअर्स है, और कोई भी फॉलोअर उनकी जो लीडरशिप है उससे क्लेम कर सकता है। खाली उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे ही उनके फॉलोअर है ऐसा नहीं है, ही वाज अ ब्रांड। और बाला साहब ठाकरे थे क्योंकि उनके लाखों सिस्टमिक फॉलोअर थे, और सभी को, और ये तो हमारी संस्कृति रही है, पुत्र से ज्यादा जो उनका शिष्य होता है उसका अधिकार होता है गुरु पे। तो ये कह देना नहीं बाला साहब ठाकरे का नाम नहीं कहता है, वो पिता नहीं थे, वो लीडर थे, वो मास लीडर थे। लाखों लोगों को उन्होंने बच्चों की तरह पाला और लाखों लोगों ने उनको अपने बाप की तरह माना। ये चर्चाएं जो हो रही है कि रात को मीटिंग हुई है दिल्ली में और बड़ौदा में भी मीटिंग हुई है, तो ये क्या खबरें हैं? ये खबरें कहाँ से आ रही है? अनकन्फर्म जो खबरें हैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारी पार्टी की तरफ से भी ऐसा कंफर्म नहीं है। जब पार्टी कंफर्म करेगी, पार्टी में इस तरीके की चीजें होंगी तो पार्टी सबके सामने रखेगी, पब्लिकली रखेगी। और ये सूत्रों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है इंदुकांत जी, क्या
लगता है कि जो आने वाले दिन हैं वो शिवसेना के लिए संकट का समय है और ज़्यादा, क्योंकि एकनाथ जिस तरह से कहीं ना कहीं ताकतवर होते जा रहे हैं और वो कह रहे हैं सुपर पावर हमारे साथ है, तो इसका मतलब क्या है? सुपर पावर है कौन? ये मना कर रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने भी मना किया आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर ये कौन है सुपर पावर? आप बताइए जरा, कौन सुपर पावर है ये जिसका जिक्र एकनाथ शिंदे बार बार कर रहे हैं? शिंदे जी की जहाँ तक बात है चंद्रशेखर जी, जो एक नई राजनीति करने की कोशिश करेगा, वो अपने स्तर पे जिन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है या जोड़ के चल रहा है, तो वो अपने ढंग से अपनी बातों को प्रेजेंट करेगा। वो कह सकते हैं कि हमारी पहुंच आसमान तक है, क्योंकि उनको अपने विधायकों को जिनको उन्होंने कन्विंस किया, अपने साथ रखना है, उनको कन्विंस करना है, उनको साथ जोड़े रखना है। देखिए, इस स्थिति में जो विधायक उनके साथ हैं, उन पर कितने तरह के दबाव होंगे। आज उनके घर, उनके ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, कई जगहों पर आगजनी की जा रही है, कई जगह उनके परिवार परिजनों के साथ भी मारपीट की स्थिति बन रही है। लोग एकदम सदमे में हैं। जो सत्ताधारी विधायक जो उनके परिवार के लोग जान बचाने की इधर उधर जुगत में भाग रहे हो, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। ऐसे में उनके नेता, उनके दल के लोग, प्रवक्ता संजय राउत जी चुनौती लगातार दे रहे हैं, हिम्मत है तो महाराष्ट्र में आ जाओ। अब आप ये देखिए, अभी कह रहे थे इससे पहले भरत प्रजापति जी और तमाम कांग्रेस के, एनसीपी के और शिवसेना के नेता खासतौर से कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में आके आज, अरे भाई महाराष्ट्र में अगर आपको लठ से लठ बजाना है, तलवार से तलवार बजाना है, जिसकी बात संजय राउत जी मीडिया के सामने कह रहे थे आज कि तलवारें निकलेंगी, बंदूकें निकलेंगी, बंदूकों से बंदूकों का सामना होगा। आप ये देखें कि सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता किस तरह से ओपन बयान दे रहा है। मैं तो आशंकित हूँ कि इन बयानों का कॉग्निजेंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया तो क्या जवाब देगी सरकार वहां से। ऐसी स्थिति में जहाँ पे आपके पास कह रहे हैं, आपके पास अगर जनबल है तो आके जमीन पे दिखाइए। अरे कुछ हजार अंग्रेजों ने 30 करोड़ भारतीयों को डंडे और बंदूक के बल पे गुलाम बना के रखा 200 साल तक, भरत प्रजापति जी, जिसके लिए गांधी जी और आपके कांग्रेस को ही कितना संघर्ष करके भारत को, देश को आजाद कराना पड़ा, कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए। आज आपके पास पुलिस है, आपके मंत्री एक इतने बड़े पद पे थे, वो 100 करोड़ की वसूली के नाम पे अंदर हैं, आपके दूसरे मंत्री भी अंदर हैं। पुलिस के संरक्षण में गुंडागर्दी ओपन हो रही है। इतना भयभीत आपका विधायक कि वहां जाने का रुख का हिम्मत नहीं कर रहा है, और उसके बाद आप चुनौती दे रहे हैं कि यहाँ आके दम दिखा दो। अरे दम दिखाने की बात तो तब हो जब वहां पे कोई निष्पक्ष शासन हो, शासन से ये विश्वास, शासन कह रहा है कि लोग अपने मन का उद्गार निकाल रहे हैं। कल को उद्गार निकालने में अगर मान लीजिए कि उन्होंने किसी का सर तोड़ दिया, किसी विधायक का के ऊपर गोली चल गई, हथियार, गोली, बंदूक निकालने की बात कर रहे संजय राउत जी, फिर वो बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए इंसान की बातें कह करके आप लोगों को चुनौती दे कि आए, पहले आप ऐसी स्थिति तो क्रिएट करिए। जी भरत प्रजापति जी, देखिए ये लोगों को उकसाने से और लोगों को भड़काने से क्या लगता है शिवसेना बच जाएगी या सरकार बच जाएगी? क्योंकि जो करना था वो नहीं हुआ, और ये किस अन्याय में जेल में गए हैं ये मंत्री। देखिए त्रिशूल जी, ऐसा कुछ हो, उनके इलीगल बैनर अगर लगे होंगे तो कार्यकर्ताओं ने उसको निकाला है, शाही डाला है। ऐसा कुछ हिंसा या जिस हिसाब से अन्य राज्यों में हो रहा था पहले, वैसा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जिस हिसाब से वो महोदय जी बता रहे थे कि बहुत बड़ा, मतलब मुझे तो लगे कि वो विश्लेषण कम है और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा बन के बता रहे थे। देखिए इसमें नहीं त्रिशूल जी बोलना पड़ेगा, सुनिए, ऐसा थोड़ी सुन के लेंगे ना। इस हिसाब से बात अगर वो रखते हैं तो दोनों पक्ष की रखनी चाहिए। क्या गलत काम किया था उद्धव साहब ठाकरे ने? उन्होंने वो पत्रकार जो आपके महोदय थे विश्लेषक, उन्होंने ये बात कही क्या उद्धव साहब ठाकरे ने, इसका मुख्यमंत्री था, लाइव आकर वर्षा बंगला छोड़कर उनसे हर शर्तों पे राजी हो गए थे। 4 दिन पहले की बात है, आपसे पूरी गुहार लगाई जा रही थी, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही थी। ये बात तो पूछ रहे, 2 मंत्री जेल में क्यों हैं आपके? सुनिए, ये निष्पक्ष सरकार कैसे है? बुलाया है तो मुझे सुनिए, ऐसा आप हरदम कांग्रेस को बोलते रहे
कांग्रेस ने देश के लिए काम नहीं किया? अंग्रेजों के साथ में कौन खड़ा था? आज इस गुलामी से वो महोदय अंग्रेजों के साथ सामने या साथ में? बड़ा नहीं देखिए जी, हरदम कांग्रेस के ऊपर अगर आप सोच के देश में विभाजन की राजनीति करोगे किस हद तक जाएगी? इस हिसाब से बता रहे थे कि हिंदुत्व गर्व से कहो भाई। इनके सिंधे गुट में एक अब्दुल सत्तार करके जो कांग्रेस के नेता रहा करते थे शिवसेना में शामिल होकर, आज सिंधे गुट में क्या हिंदू बनने गए हैं? तो हिंदू बनने गए, उसका जवाब देंगे क्या हमें वो बीजेपी के प्रवक्ता कि अब्दुल सत्तार करके वहाँ बैठे हैं? क्या वो गर्व से कहेंगे हिंदू हैं? देखिए ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसको नोट तंत्र से बिल्कुल मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत प्रजापति जी, लेकिन यही तो पूछा जा रहा है आपसे सवाल कि भाई 2 मंत्री जेल में क्यों हैं, निष्पक्षता कहाँ रह गई है? और आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि शिवसैनिक सड़कों पर निकलेगा, आग लगा देगा। तो ये यही तो सवाल आपसे पूछा है, जवाब दे दीजिए। इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात कहाँ आ गई? देखिए इसमें कांग्रेस का ऐसा कोई बयान नहीं है कि आग लगा देंगे, हम यहाँ पर गोलियां चला देंगे, ऐसा कोई कांग्रेस के नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। त्रिशूल जी, मैं पहले क्लियर कर दूं। रही बात आप वो 2 मंत्रियों की, वो एनसीपी के मंत्री हैं और उसमें भी वो जेल गए हैं, अगर तो वो कानूनी उनके ऊपर जो भी चीजें वो चल रही है। मैं अगर पूछूं कि संजीव भट्ट आईपीएस जो गोधरा कांड में थे वो क्यों भाई अंदर है? क्या कसूर था तो बताएंगे आप? मैं पूछूंगा जाकिया जाफरी के साथ में आप लोग ने न्याय किया या अन्याय किया? आज इतने 20 सालों के बाद अगर 50 लोगों ने उनको जला दिया था और आज आप सुप्रीम कोर्ट भी जिसके ऊपर लोगों का विश्वास था। नहीं त्रिशूल जी देखिए, इस देश को गुमराह किया जा रहा है। आप मानो न मानो, इस देश के अंदर हिंदू बोल के हिंदू की मीठी गोली देके हिंदुओं के बेटों को ही रोड पर लाने का काम किया जा रहा है। ये कौन सा हिंदुत्व है कि आज हमारे बच्चों को? आ रहा हूँ मैं, जवाब लेना आप ही के पास आ रहा हूँ। खेमचंद जी आप ही जवाब देंगे इसका। त्रिशूल जी 2 मिनट मुझे दीजिएगा बस। अभी मुझे बताइए, ये 4 साल के नौकरी का कार्यकाल बता रहे थे, अमित शाह के लड़के ने ऐसा कौन सा कर लिया था भाई? सुप्रीम कोर्ट में जाके हाजिरी लगाया कि मेरा 4 साल का कार्यकाल और बढ़ाओ। तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना 2020 कोरोना की गुहार देके, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया कि मुझे 4 साल का कार्यकाल और चाहिए, कोरोना की वजह से बीसीसीआई का कुछ काम नहीं हुआ। मुझे बताइए ना, उनके लिए कार्यकाल बढ़ सकता है, हमारे देश के बेटों के लिए नहीं बढ़ सकता? वो अगर कुछ अपनी आवाज उठाए तो आपकी पुलिस, आपकी आर्मी उसके ऊपर लाठी चलाएगी। वो देश तो ही है। आर्मी को क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? आर्मी नहीं, सही बात है त्रिशूल जी, जो सच्ची है वो बोलना पड़ेगा। आज देश को गुमराह किया जा रहा है, इनके पास हिंदुत्व की मीठी गोली के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये बता देवे कि भाई देश में, अरे भाई खेमचंद जी आप ही के पास आऊंगा जवाब लेने, और कहाँ जाऊंगा? अब इनको तो इन्होंने अपराधी घोषित कर ही दिया है हिंदुकान जी को, तो जवाब तो आप ही से लूंगा मैं। ठीक है, अब जवाब ले लें भरत जी। आज तो दिल भराया आपका बहुत, सरकार में इतना सब चल रहा है। देखिए आज देश किस तरफ जा रहा है वो देखना पड़ेगा हमें। हाँ, लेकिन पहले सरकार में थे तो पहले भी देख लेते तो ये देश जाता ही नहीं है। देखा हुआ है, देखिए क्या होता है। ठीक है मैं आऊँगा। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी देखिए, बड़े बहुत गंभीर आरोप लगा दिए उन्होंने, दिल भी उनका भरा है और इंदुकान जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। देखिए इन लोगों को ना तो संविधान में विश्वास है और ना ही लोकतंत्र में। आज आपातकाल उन्होंने लगाया था, आज वो दिन है इस दिन उन्होंने हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, 20 साल से लगातार गुजरात को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, और जो गुजरात के दंड है उस विषय को सेंट्रलाइज करने का काम किया जा रहा है। और तीसरा, और ये जो इस सभी लोगों ने अनगढ़ बातें करके इस केस को जिंदा रखने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते, ये संविधान में विश्वास नहीं रखते, भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, हमारी परंपराओं में विश्वास नहीं रखते, और ये कहते हैं कि भारतीयों का कर रही है। कोर्ट ने सीरियस टिप्पणी करी है। लगातार आप अपने जो मेलाफाइड इंटेंशन है उनको पूरा करने के लिए आप अनगढ़ बातें कर रहे हैं, छोटे समय बर्बाद कर रहे हैं, गुजरात को बदनाम कर रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उसकी जगह ये बातें कर रहे हैं। अरे आप लोगों को सेना पे भी भरोसा नहीं है। जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना पराक्रम दिखाती है तो आप सवाल पूछते हो, आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हो। जो हमारी सेना एयर स्ट्राइक करके अपना पराक्रम दिखाती है तो आप सवाल पूछते हो। जो हमारी सेना
चाइना के सैनिकों के साथ करते करते गलवान वैली में, तो आप चाइना के साथ खड़े होते हो। और आज जब एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि 4 गुना ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाए, उनको तैयार किया जाए, और वो युवा 25% सीधा हमारे सेना में जाएंगे और उनको सैनिक बल में काम दिया जाएगा, जो सैनिक सेना के PSU उसमें काम दिया जाएगा, पुलिस बल में उनको मौका दिया जाएगा। आज देखो उनके पास मुंह से, और 21 साल का युवा जिसके पास 23-24 लाख रुपए होते, नहीं ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस कर लेंगे, अग्निवीर पे भी चर्चा हम कर लेंगे। के बारे में भ्रम पाते हो। देश आपको माफ नहीं करेगा। हम युवा को एम्पावर करने की कोशिश कर, युवा हमारा देश है, सबसे ज्यादा युवा हमारे हैं, और जो सेना है सबसे ज्यादा हमारी सेना। ये कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ये सवाल खेमचंद जी कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अरे भाई सवाल तो जवाब दे दीजिए, जवाब तो दे दीजिए। खेमचंद जी, खेमचंद जी, खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, सुन लीजिए ना, ये कोई पूछ रहा है। अरे भाई पूछ लीजिए सवाल, आप पूछ, एक एक करके सवाल पूछिए। आपके नेता के बेटे के बारे में तो नहीं बता रहे हो। देखिए त्रिशूल जी, नहीं इससे सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। अरे अच्छा ठीक है भाई, ठीक है मैं आऊंगा दोनों के पास। इंदुकान जी, अरे मैं आऊंगा। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भारत प्रजापति जी, खेमचंद जी, सत्ता का लोग नहीं होता तो सरकार के अंदर जाके आप मंत्री बन रहे हो। भाई खेमचंद जी समझ लीजिए भाई, खेमचंद शर्मा जी उनका अपना दुख है, उसको समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है भरत जी मुझे लग रहा है बिल्कुल आप आज बहुत दिल भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं अपनी बातें। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए आपने जो सवाल पूछे थे उनको लगा कि कहीं ये भाजपा से संबंधित सवाल हैं और आप भाजपा के पक्ष में सवाल कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस का तो अभी कोई किसी तरह का वहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो, कांग्रेस से कुछ पूछा जा रहा हो। ठीक है, सरकार रही तो बहुत अच्छा है, नहीं रही तो भी कोई फर्क इनको पड़ने वाला है नहीं, तो क्यों कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है? चंद्रशेखर जी देखिए, मैंने तो कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया था, वो दुखी होते और उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। देखिए हमने नाम लेके कहा, शायद उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, कि संजय राउत जी ने कहा है कि बंदूकों से बंदूकें टकराएंगी, तलवार से तलवार टकराएंगे, शिवसेना आग है। तो ये जवाब तो शिवसेना देगी या गठबंधन धर्म के तहत तो शायद जवाब दे रहे होंगे अपना। लेकिन अगर गठबंधन धर्म के तौर पे ये उन्होंने स्वीकार किया है, तो अगर एनसीपी के मंत्री अंदर जेल में है तो उसका जवाब देने का दायित्व इनका बनता है। जो कांग्रेस लगातार केंद्र में, ये सवाल तो पत्रकार के तौर पर उठाएंगे हम, लगातार ये मांग करती रही कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे, केवल उनके बेटे पाए गए थे, अजय मिश्रा टेनी नहीं पाए गए थे किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने में, तो उनको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। आंदोलन चलाए, उसको उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा बनाया गया। यहाँ पे उनके गठबंधन की सरकार में 2 मंत्री और एक तो गृह मंत्री जी थे, दोनों जेल में चक्की पीस रहे हैं और एक बार भी जुबान नहीं खुलती है कि इनको मंत्रिमंडल से बाहर करो। आप देखिए इस लोकतंत्र का इससे बड़ा मखौल क्या हो सकता है। और रही बात इनके दर्द होने की, तो देखिए अपने हाथ से जिन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को गंवा दिया, अमरिंदर सिंह जी को गंवा दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गंवा दिया, जिस तरह से इनके हाथ से मध्य प्रदेश की सत्ता चली गई, कर्नाटक की सत्ता चली गई, गोवा की सत्ता चली गई, अरुणाचल की सत्ता चली गई, तो दर्द होना तो लाजमी। देखिए समय ये है, मैंने इनको ये भी जा रही है, हाँ इनको ये नजर नहीं आया, मैंने कहा कि इस देश को कांग्रेस ने 200 साल का संघर्ष करके क्रांतिवीरों के साथ आजादी दिलाई,
और कुछ हजार अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम बना के रखा 200 साल, तो ये अस्थायी इनको नहीं समझ में आई। लेकिन आज आप देखिए कि जब इनके लिए आत्मचिंतन का समय है, ममता बनर्जी जैसा एक नया ध्रुव क्रिएट करने वाली कोशिश में उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पे सवालिया निशान है, उनके में वो क्षमता नहीं है, और आप उनके ही कैंडिडेट को सपोर्ट कर राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आपके अस्तित्व का क्या होगा? और आप आखिरकार जिस गठबंधन सरकार में, चाहे झारखंड में चाहे महाराष्ट्र में, आप साथी है बराबर के, वहां पे अगर अनैतिकता, अनैतिक आचरण होता है तो जवाब तो जनता की अदालत में आपको भी देना पड़ेगा। देखिए, कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। ऐसा नहीं कि हम तटस्थ होकर मौन होकर कहेंगे कांग्रेस ने तो नहीं कहा। अगर चीरहरण द्रौपदी का हो रहा था तो जो लोग मौन थे उनका सबका समय ने इतिहास तय किया। तो आप देखिए कि विधायकों के घर पे तोड़फोड़ हो रही है। कल आप भी विपक्ष में थे, फिर विपक्ष में होंगे, और शिवसेना का तो उदय आपके खिलाफ हुआ था, और तमाम इस ढंग की कार्रवाइयां होती थी, तब आप उनके खिलाफ कितने बयान देते थे। तो देखिए, जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, सीबीआई का कर रही है, दिखाया किसने? ये सब गुर अगर हो रहा है दुरुपयोग तो दिखाया आपकी सरकारों ने। आपकी सरकार किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई केस पैरेट की तरह बात करी, पिंजड़े में बंद तोते की तरह बात कर रही है। क्या उसमें बीजेपी ने उसको पिंजड़े में बंद करके तोता बनाया था? तो लिहाजा अभी इसी जंग की परंपरा आप महाराष्ट्र में कायम कर रहे हैं। कल आप सत्ता से चले गए और ऐसे ही तोड़फोड़ आपके विधायकों के साथ होने लगेगी, फिर आप कैसे उस पर कोई स्टैंड ले पाएंगे? हमारा सवाल इस बात का है। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है, सबको अपना निर्णय लेने का हक है। और जब आपने सवाल उठाया था चंद्रशेखर जी कि बाला साहब ठाकरे हों, महात्मा गांधी हों, ये लोग इतिहास पुरुष होते हैं। वो एक राज्य की राजनीति नहीं, देश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। जब वो इस धरती पे नहीं है, वो स्वयं कोई निर्णय करके नहीं जाते कि हमारे बेटे, बेटे के बाद बेटे, बेटे के बाद उनके बेटे ही हमारी जो लिगेसी को आगे बढ़ाएंगे। जो योग्य होगा वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। आप हिंदुइज्म को लेकर बाला साहब ठाकरे का नाम पूरी दुनिया में गिना जाता है, उनका गान होता है, लेकिन वहीं राज्यसभा में AIMM ने भी वोट किया। हाँ, अब आप अगर मान लीजिए हिंदुइज्म को छोड़ देंगे तो जो दूसरा कोई उभर के आएगा वो हिंदुइज्म की बात करेगा तो बाला साहब ठाकरे का नाम वो ज्यादा गौरव से लेगा। आप कैसे ले सकते हैं? आपका अधिकार खत्म हो जाता है। किसी की लीगेसी मेरे पिता होंगे, लेकिन अगर उनकी लीगेसी पे हम नहीं चलना चाहते हैं तो हम उसका नाम लेने इसके बजाय उनका कोई जो अच्छा शिष्य होगा वो उनका नाम ले सकता है। जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। क्या आप इसको नकार सकते हैं? भरत जी, भरत प्रजापति जी, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब आप ही को देना है। देखिए पत्रकार महोदय जी जो बता रहे हैं वो सही बात है, उनके हिसाब से कह रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि जब हिंदुइज्म की बात करने के लिए अगर एकनाथ शिंदे जी गए तो वह अब्दुल सत्तार भी वहाँ मैं हिंदू हूँ गर्व से वो कहने के लिए गए क्या? साथ में इस बात का जवाब दे पाएंगे? ये देखिए, ये पूरी खरीद फरोख्त की काम चल रही है और इसमें सब चीज चल रहा है। ये यहाँ से नेता जा रहे हैं, वहाँ से बड़ौदा जा रहे हैं, ये सब चीज बीजेपी के नेताओं के अंडर हो रहा है। और ये शिवसेना के जो शिंदे जी है उनके कंधे पर बंदूक लगाकर कहीं निशाना लगाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा ही हो रही है। ये माने न माने, अभी अच्छी बात कही पत्रकार महोदय जी ने कि मौन रहना भी इतिहास है। तो ये इनका इतिहास मौन रहने वाला भी महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी जो बोल रही है कि हम मौन है, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, ये भी इतिहास लोग देखेंगे। ये पत्रकार महोदय जी ने अभी कहा और अच्छा बात कहा और ये देखेंगे। अभी पिछली बार बुरी बात थी, अभी अच्छी बात हो गई क्या? अभी ये बरी हो गई क्या आपके आरोपों से? मैंने तो वो भी बात कहा था, 200 उन्होंने जो बात की 1000 अंग्रेज वाली, वो भी मैंने समर्थन किया था। तो आज तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पत्रकार महोदय जी ये जानते हैं कि कांग्रेस देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बड़ा रोल था, बीजेपी माने या न माने। तो अब ये बताइए कि आपने इनको आरोपों से बरी कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं, आरोप मैं यही मेरा
त्रिशूल जी सवाल ये था कि उद्धव साहब ठाकरे ने इन्होंने पिछले आरोप गिना दिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि पत्रकार महोदय ये भी बोल देते कि स्टार्टिंग में जब हुआ शुरुआत तो उद्धव साहब ठाकरे ने कितनी गुहार लगाई, उनको लिए कितने उन्होंने बोला मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। लेकिन देखिए सुनिए भारत प्रजापति जी, ये खबरें छन छन के आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे भाव नहीं देते थे किसी को, और ये भाव नहीं देने के चक्कर, सुन तो लीजिए भाई, सवाल का जवाब कैसे पता होगा जब मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको। और इसी के चलते नारायण राणे गए और इसी के चलते राज ठाकरे भी गए, ये भी खबरें आ रही हैं। नारायण राणे महत्वाकांक्षी नेता है, देखिए उनसे हम नहीं उसमें वो जाना। और राज ठाकरे वो भी अपने महत्वाकांक्षा से गए हैं कि मैं कुछ अलग अपना करूंगा, तो वो महत्वाकांक्षी कहेंगे। अगर पार्टी में रहना, देखिए त्रिशूल जी, एक आपको वो स्टेटमेंट पता नहीं है कि क्या कहा था शिवसेना से इस्तीफा देते समय? आपने वो स्टेटमेंट आपको पता है राज ठाकरे ने क्या कहा था कि विट्ठल सबके हैं, मेरे भी हैं, लेकिन विट्ठल के आसपास जो पुजारी हैं, जो भक्त हैं उनके, वो अन्य भक्तों से मिलने नहीं दे रहे हैं उन्हें, ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए मैं आऊँगा आपके पास। खेमचंद शर्मा जी अब्दुल सत्तार की बात पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तो आशा पर ये होता है कि शिवसेना एआईएम का समर्थन लेने के बावजूद कैसी क्या हिंदुत्ववादी पार्टी है, वो अब्दुल सत्तार के शिंदे साहब के पास चले जाने पे सवाल पूछती है। तो ये शिंदे साहब कह रहे हैं, पूरा ग्रुप कह रहा है कि हम हिंदूवादी राजनीति करना चाहते हैं, उस लाइन पे चलना चाहते हैं, और वीडियो में सब लोग नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। तो अब्दुल सत्तार तो सोच समझ के गए होंगे कि भाई मेरे को इस नीति को फॉलो करना है, और हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों का अपमान करना है, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करना है या दूसरे धर्मों को भारत में नहीं रहने देना। हिंदुत्व का मतलब है कि यहाँ की संस्कृति जो है, यहाँ की जो रीति नीति है, उसका मान सम्मान करते हुए सबकी पूजा पद्धति को सुंदरता देना, सभी की पूजा पद्धति को जिस तरीके से वो अपनाना चाहते हैं उस तरीके से अपनाने देना। लेकिन जो यहाँ की रीति नीति है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको अपमानित नहीं होने देना, यहाँ की संस्कृति को प्राथमिकता देना। अगर इस विचारधारा से अब्दुल जी गए हुए हैं वहाँ पे, उसमें दिक्कत क्या है? आप तो ओबीसी को साथ में लेके भी आप कहते हो हिंदुत्ववादी नेता हो। आप एक ऐसे व्यक्ति को एमपी बनाने के बाद भी हिंदुत्ववादी नेता कहते हो, डेली हिंदुओं को गाली देता है, डेली अपीजमेंट की राजनीति करता है, आप उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते हो राज्यसभा में। और जो शिंदे जी हैं, अगर वो हिंदुत्व बात करते आप उनसे सवाल उठाते हो, चलो अच्छी बात है, आप कम से कम हिंदुत्व पे तो आए। तो इसका सारे प्रकरण का इतना तो फायदा हुआ कि कांग्रेस हिंदुत्व की बात करने लग गई। लेकिन अब बीजेपी खुल के कब आएगी महाराष्ट्र के मुद्दे पर सामने? बीजेपी खुलकर कब आएगी खेमचंद जी? क्या बिल्कुल सीधे सरकार में ही आएगी क्या? बीजेपी महाराष्ट्र के लिए हमेशा से खुल के खड़ी है, और बीजेपी ने आज जो उसके मैंडेट मांगा और हमें मैंडेट मिला भी, लेकिन हमें धोखा मिला, और धोखा मिलने की वजह से जो एक अनरियलिस्टिक अननेचुरल अलायंस है वो फॉर्म हुआ। 2.5 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र का दोहन किया। हमने पूरा प्रयास किया कि महाराष्ट्र को बचाएं, महाराष्ट्र की जनता के मुद्दों को उठाएं। क्या लगता है कि कब तक सरकार बन जाएगी? क्या लगता है कब तक बन जाएगी सरकार? देखिए, मैं तो आशा करता हूँ जल्द से जल्द ये सेशन खत्म हो। आशा नहीं, आप काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं नई सरकार पर? आप आशा क्या काम भी कर रहे हैं आप? तो हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे, जो हमारे पास कोई भी आएगा तो हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। आज हम विपक्ष की ड्यूटी में हैं, वो हम निभा रहे हैं, और कल को जो भी परिस्थिति आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी लीडरशिप डिसीजन लेगी, और हम अपने संवैधानिक ड्यूटी को जरूर निभाएंगे। इंदुकांत जी, कब तक ये अब सियासी संकट है, ये कितना लंबा चलने वाला है? क्योंकि 5 दिन हो गए, अभी रास्ता कहीं लग नहीं रहा है। क्या वाकई में शिवसेना छीनने वाले हैं एकनाथ शिंदे, और ये हो पाएगा? ये हो पाएगा? मैं उद्धव ठाकरे जी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये वक्त है मिसले आवे रवां, करूं किस तरह इसकी कीमत बयां, बकौले वतन को ये भाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। देखिए, बालों की तरह, रेत की तरह मुट्ठी से उनके वक्त निकलता जा रहा है, और अगर वो अपना कुनबा एकजुट नहीं रख सके तो कांग्रेस और एनसीपी तो महाराष्ट्र की सत्ता में, क्योंकि उनके धुर राजनीतिक विरोधी दल रहे हैं,
उन्होंने अपनी पूरी जो सियासत का जो जमीन थी उसको और मजबूत किया है उद्धव के साथ रहते हुए। इस पूरी की पूरी गठबंधन सरकार में किसी की जमीन खिसकी है तो वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना की खिसकी है, क्योंकि जनता को ये पता है कि वो लाइक माइंडेड पार्टी रहे बीजेपी की, और उन्होंने कई चीजों पर ओपनली पब्लिक जानती है कंप्रोमाइज किया है, जो कथित बिल्कुल प्रोक्लेम्ड सिद्धांत थे बाला साहब ठाकरे के इस सरकार चलाने के लिए। तो ऐसे में अगर उन्होंने उन सिद्धांतों से समझौता भी किया और सत्ता भी चली गई तो उनकी स्थिति वही हो गई कि न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। तो इसलिए कम से कम सत्ता बचा करके जनहित के, जैसे कह रहे थे भरत जी, बड़े बड़े काम कुछ कर जाए तो अगले चुनाव में उनके पास कुछ तो एजेंडा होगा कि हमने अपने प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से समझौता किया सरकार चलाने के लिए, गठबंधन के लिए, लेकिन जनहित में ये बड़े बड़े काम किए। अगर वो भी चला गया, सत्ता भी चली गई, सिद्धांत भी चले गए और विधायक भी चले गए, 56 में से 55 में से अगर 15 विधायक 10 विधायक के साथ बचेंगे तो बचा क्या उनके पास? अल्टीमेटली ये केवल गुमान कि हम बाला साहब के बेटे हैं, ये उनके काम नहीं आएगा। भरत प्रजापति जी, देखिए जब शिवसेना संकट में है तो कांग्रेस कहाँ होगी ये भी आप देख लीजिए। नहीं, कांग्रेस देखिए, ये महाविकास आघाड़ी सरकार आज भी उद्धव साहब ठाकरे के साथ में है और आज भी उनके हर निर्णय के साथ में है। जैसे हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी ने भी कहा था कि अगर वो शिंदे जी को भी मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों के लिए जिस हिसाब से इस देश में तानाशाही पिछले कई सालों से चलती आ रही है, लोगों के साथ में हिंदुत्व की मीठी गोली दे दे के हमारे बच्चों को पूजा पाठ में लगाया जा रहा है। सिर्फ घंटी बजाओ, हमारे बच्चे विदेश में इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चे जय श्री राम बोलकर बाहर दंगाई बनने जाएंगे। ये इनका एजेंडा। ये क्या आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? ये शब्द तो बहुत आप अभी सुनोगे, अपनी जवान पे लगाम दो, जय श्री राम को धकेलते मत करो। देश में आपने पहले भी राम के नहीं, ये भरत प्रजापति जी आपने जो कहा कि जय श्री राम कहने वाले दंगाई बनेंगे, ये शब्द तो आपका भी सही नहीं है। ये शब्द आपका भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, ये आपका भी वाक्य बिल्कुल गलत है। ये कौन जय श्री राम कह के दंगा कर रहा है बताइए आप? ये तो बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। और फिर आप क्यों जाते हैं? वहाँ पर दर्शन करने क्यों जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस देखिए, आपका नेशनल टीवी है, उनको बकवास करने से नहीं, ये गलत बात। बोलने नहीं दूंगा। अगर ये जैसी अगर हिम्मत है तो बोलिए, तो ओवर करके जो आंदोलन करते हैं बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? बोलने के लिए कुछ नहीं। हेमचंद शर्मा जी, देखिए 200% मार्केट में नकली नोट आ गए, बोलने की हिम्मत नहीं है, कहाँ पहुँच जाते हो? अरे दादा, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 25 साल से अध्यक्ष नहीं बदल पाए। आप कैसी बातें करते हो? आप परिवारवाद की बात करते हो। पूरा पुनवे ने कांग्रेस को अभिकारी किया हुआ है। कल कांग्रेस में भी ऐसा होगा, आप सिर्फ हिंदू बोल के हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर रहे हो, उससे बड़ा कुछ नहीं कर रहे हो। ये आने वाले 7 साल में आपको जनता दिखाएगी और आपके नेताओं के क्या हक हो गए समझ में आएगा। अब ये बंद करिए, मैं तो कहूँगा लोगों के साथ अन्याय बंद करिए, लोगों को आपस में लड़ाना बंद करिए। आप जवाब तो ले लीजिए भाई हेमचंद शर्मा जी। देखिए, इनकी सीरियसनेस इतनी ज्यादा है कि प्रियंका गांधी जी को मुंबई भेजते हैं हद निकालने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, विधायकों से मिलने के लिए, और प्रियंका गांधी जी मालदीव चली जाती हैं, वो वहाँ पे मिलती नहीं। इतनी इनकी सिंसियरिटी है। और जैसा आपने बोला, तो नहीं, इन्होंने कहा चलो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, लूट लो, अपनी जमीन बचा सकते हो बचा लो, जितना कमा सकते हो कमा लो, ताकि आने वाले चुनाव में कर सको। शिवसेना को दीमक की तरह अंदर से खा गए, उनका कांग्रेसीकरण कर दिया।
वो बाला साहब की जगह सोनिया गांधी को अपना नेता मानने लगे, सोनिया गांधी जी को अपना आइडल मानने लगे। उससे जो असली शिक्षा नीचे बढ़ गए, असली शिक्षा ने उनको सहन नहीं कर पाए, जिनके प्रति उनके नेता ने पूरा जीवन लगा दिया, जिनके खिलाफ आप उनको नेता मान रहे हो। ठीक है, और बाला साहब के सिद्धांत ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। खेमचंद जी, भरत प्रजापति जी, इंदुकान जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अभी महाराष्ट्र के सियासी संकट में जो चल रहा है वो अर्ध सत्य है। खुलकर क्या सामने आएगा, क्या वाकई में शिंदे शिवसेना लेने में कामयाब होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। क्या शिंदे वाकई में सत्ता लेने में कामयाब होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।